नमस्ते और आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे अतीत क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आज इस चैप्टर को देखेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैं हर सब्जेक्ट का क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रही हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी नहीं, क्योंकि सभी मैं रिकॉर्डिंग करके ही फ़ायदा ही क्या है, कुछ भी खाली वहाँ पे बच्चों जैसे क्लास 6 का देखेंगे, साइंस में देखेंगे, हर जगह खाली वो बच्चों का ही काम दिए, उसने आज क्या खाया ये लिखो, वो कहाँ से आया ये लिखो। तो ये सब कोई पढ़ाने का तरीका नहीं होता है, एक गलत लगता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है मेरे ओर से और पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के तौर पे अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी चैप्टर को मैं उठा रही हूँ। तो क्लास 6 से 12 मान लीजिए कि मैं पढ़ाने वाली हूँ, प्लस नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसका नोट्स भी आ जाता है। सो रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यहाँ पे ये जो है इनके बारे में बात नहीं करते, पहले रीड कर लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है। अगर 1 और 2 पे नज़र अगर देते हैं तो अरब भूगोल वेता अलग इंद्रिसी ने जो बनाया था, ठीक है। अगर 1 और 2 पे देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ तो एक ही था, 1 और 2 पर नज़र डालिए। अच्छा, ये 1 हो गया और ये 2, ठीक है। इसके बारे में नज़र डालिए। यहाँ जो नक्शा दिया है वो उसके द्वारा बनाए गए नए के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 फ्रांसीसी मानचित्र ने 1720 में बनवाया था। दोनों नक्शा जो था एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इंद्री सी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी देखिए, ठीक है, ये वाला में दिए गए हैं और उनमें से कुछ पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कनौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। कालावधि उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हम ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों और बर्फ वाले देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण और एक और बात यह है कि दूसरे युग मानचित्र अंकलन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखकों का अध्ययन करते थे तो उनके लिए उन रचनाओं के संदर्भों का, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता था। नई और पुरानी शब्दावली को अगर देखते हैं, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत ही बदलती है। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फ़रासी आधुनिक फ़रासी भाषा में भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई है, समय के साथ शब्दों में भी अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसी आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो आश्रय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द का अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी पड़ गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्दों में वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ में जुड़े थे, हम आज जोड़ते हैं।
किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों को कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज एक अर्थ ऐसा व्यक्ति को भारतीय न हो। मध्ययुग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनाज व्यक्ति जो उस समाज संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ठीक है, मतलब विदेशी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे वो आता था ना तो उसका कोई घर रहता था ना कुछ रहता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेश होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने के एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और अनेक स्रोतों के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कि इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हमें मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही थी। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें हैं कि काफ़ी भिन्न भी है। इस युग के पारंपरिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप में पढ़ी गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पे उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों में दस्तावेज, हिस्सा तथा करों के खाते आदि लिखने का इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित। उसके बाद है आगे क्या है, अभिलेखकारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों का तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक, मतलब जेरेक्स का बात कर रहा है, इसलिए लिपिक या नकल न 20 हाथ से ही पांडुलिपियां प्राकृत बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र को गृह कार्य की नकल तैयारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता है कि लिखा क्या गया है। फलस्वरूप आपको लिखे में मित्र के लिखित हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ ही जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। पांडुलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते थे। यही कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदियों प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बन रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ का भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ में विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय पर अपने मूल वृत्तांत के संशोधन करते थे। 14वीं वर्षीय शताब्दी में
इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और एक दूसरी 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। फिर आते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ये क्या बोल रहा है, जल्दी देखते हैं। सन 700 और 1750 के बीच हजारों वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखना है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर कई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई का रहट हो गया, कताई और रखे, युद्ध के आग्नेय शास्त्र का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इसमें पढ़े जाएंगे, ठीक है। देन देखते हैं इस युग में लोग की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झंडे के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि ये सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं से सेवारत थे। कवि और चरण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठ, सिख, जाट, ओहम और कार्यस्थ आदि समूह ने भी उठाया था। इससे पूरा काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ने लगा। पर्यायवास से परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों को ये नए समूह क्षत्रिय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती के खाली समय के दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समय अंतर बढ़ने लगे और लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के
सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने समुदाय सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसके कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों और अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर ये किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना के आगे पलायन करते जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के दौरान दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझते थे कि कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अनेक भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराव चलाई रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये अभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 या 4 की तालिका एक तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। आगे देखते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षत्रिय राज्य और फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों में प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों का विरासत में मिली थी। इन तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ समान है। ऐसी परंपराओं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ से मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहती थी, मगर सौमन्य की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। अब पुराने और नए धर्म देखते हैं। इतिहासकार ने जिन हजारों वर्ष की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। वैदिक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन के संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया।
आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सरलता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। आगे चलते हैं। इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी कि जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमान में अपनी शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इन धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की भी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। इतिहासकार समय और केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचार और विश्वासों में कितना स्वायत्त रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषताएं रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों में भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कहीं भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकारों ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विविधताएं तय करते हैं। पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में
और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं सदियाँ 11वीं सदियाँ से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उस दौरान कई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। हम 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यह सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज हमें आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें कि ये क्या कुछ बदला है या वैसा ही है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्लास 7 NCERT चैप्टर 2 पे। थैंक यू सो मच और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय बाय और टेक केयर।